तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से लोग डरते हैं। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। समय बाजार में सड़क के किनारे दादा रमेश और दादी अनीता बैठकर सब्जियां बेच रहे थे। उनकी पोती नेहा आर्मी में कैप्टन थी। वो देश की सेवा में लगी हुई थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसके दादा दादी के साथ कौन सा हादसा होने वाला है। रमेश और अनीता दोनों शांति से सब्जियां बेच रहे थे कि तभी अचानक एक मोटरसाइकिल तेजी से आती है। मोटरसाइकिल पर इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ बैठा हुआ था। वो बाइक साइड में लगाता है और गुस्से में आकर रमेश की पीठ पर एक जोरदार डंडा मार देता है। फिर अनीता पर भी लाठी बरसा देता है। दोनों अचानक घबरा जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। इंस्पेक्टर गुस्से में चिल्लाता है, ये सड़क तुम्हारे दादा की है क्या? जहां मन किया वहीं पर सब्जियां लगा दी। दिख नहीं रहा यहां ट्रैफिक लग सकती है? इस तरह सड़क के किनारे सब्जी कौन बेचता है? सब्जी बेचनी है तो अपने घर जाकर बेचो। सड़क जाम करने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? इतना कहकर रविंद्रनाथ ने गुस्से में चटाई पकड़कर जोर से खींच ली, जिसमें सारी सब्जियां रखी थीं। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। अनीता रोने लगी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए। हमारी सब्जियां इस तरह मत फेंकिए। हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा साहब। रमेश भी हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब प्लीज हमारी सब्जियों को मत फेंकिए। हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारा बहुत नुकसान हो गया साहब। ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें माफ कर दीजिए। मगर इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ को जरा भी दया नहीं आई। वो गुस्से में दोनों को गालियां देने लगा, भला बुरा कहने लगा। फिर उसने गुस्से में रमेश के ऊपर एक और लाठी मारी और चिल्लाकर बोला, जल्दी सब्जियां हटाओ यहां से। लाठी इतनी जोर से लगी कि रमेश दर्द से करा उठा और रोने लगा। वो हाथ जोड़कर पैर पकड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर का दिल मानो पत्थर का बन चुका था। अनीता भी रोते हुए माफी मांग रही थी, मगर रविंद्रनाथ के कानों पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। आधी सब्जियां सड़क पर बिखर चुकी इधर उधर जा रहे थे। कुछ सब्जियां गाड़ियों के नीचे कुचल गईं। हल्ला मचने के कारण लोग इकट्ठा होने लगे। सब कोई खड़े होकर तमाशा देखने लगे, मगर कोई आगे नहीं आया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि इंस्पेक्टर गलत कर रहा है, जबकि सबके सामने साफ दिख रहा था कि गलती इंस्पेक्टर की है। वो चाह सकता था कि बिना मारे उन्हें समझा दे कि सब्जियां हटा लें, लेकिन उसने बेवजह डंडा बरसाया, गालियां दी और सब्जियां बिखेर दी। इसी भीड़ में मौजूद थी नेहा की बचपन की सहेली डॉक्टर अंशिका। वो भी लोगों के साथ खड़ी तमाशा देख रही थी, मगर अगले ही पल उसने समझदारी दिखाई और सोचा, इस वक्त घटना की वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर बिना वजह डंडा बरसा रहा है, गालियां दे रहा है, सब्जियां सड़क पर फेंक रहा है और सार्वजनिक रूप से दादा दादी का अपमान कर रहा है। डॉक्टर अंशिका के मन में गुस्सा भर गया। वो दादा दादी को भली भांति जानती थी और उसने ठान लिया कि इस अपमान का जवाब जरूर दिलवाएगी। इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ फिर गुस्से में चिल्लाया, जल्दी हटो यहां से, वरना जो सब्जियां बची हैं उन्हें भी सड़क पर फेंक दूंगा, समझे? यहां ट्रैफिक जाम लग जाएगा। ये तुम्हारे दादा दादी की सड़क नहीं है। अनीता और रमेश दोनों रोते हुए सड़क पर बिखरी सब्जियों को समेट रहे थे। दोनों के मन में एक ही ख्याल आ रहा था, काश हम गरीब न होते तो हमें ये दिन न देखना पड़ता। काश हमारी पोती हमारे साथ होती तो शायद कोई हमें यूं अपमानित न करता। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने जितनी सब्जियां बची समेटी और घर की ओर चल दिए। इंस्पेक्टर ने गुस्से में बाइक स्टार्ट की और चिल्लाया, तुम लोग यहाँ क्या देख रहे हो? काम धंधा नहीं है क्या? सब अपने अपने काम पर जाओ। भीड़ खत्म करो यहाँ से। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। इधर डॉक्टर अंशिका घर गई और उसने वीडियो तुरंत नेहा को भेज दी। वीडियो देखते ही नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वो गुस्से और दुख से भर गई। उनकी आंखों के सामने एक एक दृश्य घूमने लगा। किस तरह उन्हें पढ़ाया लिखाया गया, दादा दादी ने उनके लिए क्या क्या किया, और आज वही दादा दादी सड़क पर अपमानित हुए, लोगों के सामने मारे पीटे गए, जबकि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था और सब केवल तमाशा देख रहे थे। नेहा के अंदर खून उबल रहा था। उसने दर्द से रोते हुए अपना आपा नहीं रखा और तुरंत अंशिका को कॉल किया।
अंशिका ने कॉल उठाई और पूरी बात बताई कि उसने स्वयं वो वीडियो रिकॉर्ड किया था ताकि सबूत बन सके। उसने बताया कि इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ ने नेहा के दादा दादी के साथ बुरा बर्ताव किया है। उन्हें न सिर्फ मारा गया बल्कि खुलेआम अपमानित भी किया गया। अगर तुम चाहो तो इस सबूत की वजह से उन्हें सजा दिलवाई जा सकती है, अंशिका ने कहा। यह सुनते ही नेहा का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया और 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। छुट्टी मिलते ही नेहा ने साधारण सा सलवार सूट पहना और बस पकड़कर घर की ओर निकल पड़ी। घर पर दादा दादी बैठे बैठे रो रहे थे। उनकी आंखें नम थीं। दिल में उम्मीद थी कि उनकी पोती कुछ बड़ा करेगी और उन्हें गरीबी से बाहर निकाल देगी। मगर आज उन्हें अपमान सहना पड़ा। दादी बोली, क्यों ना हम नेहा को सब कुछ बता दें। लेकिन दादा ने कहा, नहीं, हमें ये बात नहीं बतानी चाहिए। अगर नेहा को ये सब पता चला तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और न जाने क्या हो जाएगा। वैसे भी वो आर्मी में कैप्टन है, पर इस इंस्पेक्टर का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। उसे ऐसे ही खुश रहने दो। उनको क्या पता था कि उनकी पोती घर पहुंचने वाली है। कुछ ही देर में नेहा घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा की आवाज सुनकर रमेश ने दरवाजा खोला और वो अपनी पोती को देखकर हैरान रह गया। दादा की आंखों में आंसू देख नेहा को समझ आ गया कि जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो रोते हुए अपने दादे के गले लग गई। रमेश ने उसे अंदर बुलाया। अनीता ने अपनी पोती को देखकर आंसू छुपाने की कोशिश की, पर वो आंसू छुपा न सकी और भी ज्यादा रोने लगी। नेहा ने अपनी दादी को गले लगाकर कहा, दादी, चिंता मत कीजिए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इंस्पेक्टर को कानून के मुताबिक सजा दिलाऊंगी। उन्होंने जो कुछ भी किया है वो गलत है और गैर कानूनी है। मेरे पास इसका सबूत भी है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए दादा कि मैं समय पर यहाँ ना आ सकी। आपने मुझे कठिनाई में पाला, पढ़ाया लिखाया, ये मुकाम दिलाया और मैं अपने फर्ज में देर कर गई, पर मैं अब इसे सही करूंगी। मैं रिपोर्ट दर्ज करवाकर जहां तक हो सके उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। दादी रोते हुए बोली, बेटी, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें रिपोर्ट लिखवाने के लिए वहीं थाना जाना होगा। वही तो इंस्पेक्टर है, तुम कुछ कर ही नहीं सकती। छोड़ो। पर नेहा ने दादी का हाथ पकड़ते हुए साहस से कहा, दादी, वो थाने का इंस्पेक्टर है तो क्या हुआ? मैं भी आर्मी कैप्टन हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने दादा दादी पर हुए जुल्म का बदला लूं। अगर वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करता तो मैं इसकी शिकायत ऊपर करूंगी। कैसे भी हो, मैं उसे सस्पेंड करवा कर ही रहूंगी। उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। आप दोनों चिंता मत कीजिए। अब जो कुछ भी करना है मैं अकेले ही रहूंगी। अपने दादा दादी को शांत रखकर नेहा सीधे थाने की ओर निकल पड़ी। वहां उसने देखा कि डेस्क पर इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ बैठा था और हाथ में सिगरेट लिए पी रहा था। नेहा धीरे धीरे इंस्पेक्टर के पास गई और बोली, सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर हंसा और कहा, रिपोर्ट लिखवानी है? तुम्हें यहाँ के रूल पता है ना? 500 रुपए निकालो तभी रिपोर्ट लिखी जाएगी, वरना जाओ यहाँ से। ये सुनकर नेहा समझ गई कि ये इंस्पेक्टर कितना गिर चुका है। बिना वजह रिश्वत मांग रहा है। रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहीं भी पैसे देने का प्रावधान नहीं होता। थोड़ी कड़ी आवाज में नेहा बोली, इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखवाने के कहीं भी पैसे नहीं लगते। आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? हम आपको पैसे नहीं देंगे। आपका काम जनता की सेवा करना है। आप हमसे रिश्वत मांग रहे हैं तो कृपया अभी रिपोर्ट लिख दीजिए। मामला बहुत गंभीर है। इंस्पेक्टर हंस पड़ा और बोला, देखो, मामला गंभीर हो या कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 500 रुपए दोगी तभी तुम्हारी यहाँ रिपोर्ट लिखी जाएगी, वरना मेरे सामने बहस मत कर। धक्के मारकर निकाल दूंगा, समझी? नेहा गुस्से में बोली, इंस्पेक्टर, आपको रिपोर्ट लिखनी ही पड़ेगी। कानून में कहीं लिखा नहीं है कि आप रिपोर्ट लिखवाने के पैसे मांग सकते हैं। बिना वजह रिश्वत मत मांगिए, वरना मैं आपके खिलाफ शिकायत करूंगी। आपको जनता की सेवा के लिए ये वर्दी दी गई है और आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को कमजोर मत समझिए। ये सुनकर इंस्पेक्टर का रौद्र रूप उभर आया। वो लाल हो गया, कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और डंडा उठाकर नेहा की कमर पर ठोक दिया। गुस्से में वो बोला, अब ज्यादा बहस मत कर, समझी? खुद को हीरोइन मत समझना मेरे सामने। एटीट्यूड मत दिखा। मैंने अच्छे खासे लोगों को भी संभाला है। मेरी यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी। मुंह मत खोलो वरना फिर से पड़ेगा। जल्दी यहाँ से निकल। नेहा का ये बर्दाश्त के बाहर था। उसने गुस्से में उंगली उठाकर कहा, देखिए, अब मैं आपको आपकी गलती की सजा कैसे दूंगी
ये आप नहीं जानते। आप मेरे दादा दादी पर हाथ उठाए, उनकी सब्जियां बिखेर दी, और जब मैं रिपोर्ट लिखवाने आई तो आपने मुझ पर भी हाथ उठाया। मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं आर्मी में कैप्टन नेहा सिंह हूं। इतना कहते ही उसने अपनी सरकारी आईडी कार्ड निकाली और इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ के सामने दिखाया। आईडी देखते ही रविंद्रनाथ के हौसले चूर हो गए। वो डर से कांप उठा और माफी मांगने लगा। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप आर्मी कैप्टन हैं, हमें माफ कीजिए मैडम। वो हाथ जोड़ने लगा। नेहा समझ चुकी थी कि केवल माफी से ये मामला खत्म नहीं होगा। वो तुरंत थाने से निकल गई और आईपीएस मैडम कीर्ति सिंह से संपर्क किया। तुरंत ही वो आईपीएस ऑफिस पहुंच गई और कीर्ति सिंह को सड़क पर अपने दादा दादी के साथ हुई बेइज्जती और बदतमीजी की वीडियो दिखाई। साथ ही उसने पूरी बात बताई कि थाने में किस तरह का व्यवहार हुआ, किस तरह इंस्पेक्टर ने उनके साथ मारपीट की, रिपोर्ट लिखने से मना किया और रिश्वत मांगी। ये सब सुनकर और वीडियो देखकर आईपीएस कीर्ति सिंह गुस्से से भर गईं। कीर्ति सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, नेहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस इंस्पेक्टर ने हद पार कर दी है। उसने न सिर्फ इंसानियत का अपमान किया है, बल्कि कानून का भी खुला उल्लंघन किया है। ऐसे लोगों को वर्दी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे पास पक्के सबूत मौजूद हैं, वीडियो, गवाही और बयान। बस हमें एक आधिकारिक गवाह की जरूरत होगी। मैं इस पूरे मामले को सीधे डीएम सर तक पहुंचाऊंगी। कल ही इस पर कड़ा कदम उठाया जाएगा। संभव है कि इसके लिए प्रेस मीटिंग बुलाई जाए, जहां आपको अपने दादा दादी के साथ मौजूद रहना होगा। कीर्ति सिंह का चेहरा सख्त था, लेकिन आवाज में आत्मविश्वास छलक रहा था। उन्होंने कहा, आप निश्चिंत रहें नेहा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। उस इंस्पेक्टर को उसके अपराध की सजा जरूर मिलेगी। हमें मंजूर नहीं कि हमारे कानून को कोई तोड़े या अपने पद का गलत इस्तेमाल करे। देश में भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए वर्दी में कोई जगह नहीं है। नेहा की आंखों में एक उम्मीद की चमक आई। कीर्ति सिंह ने आगे कहा, आप घर जाइए और अपने दादा दादी को भी तैयार रखिए। मैं अब इस केस को अपनी जिम्मेदारी पर लेती हूँ। आज ही सारी रिपोर्ट, वीडियो और गवाही के बयान डीएम सर तक भेजे जाएंगे। ये कहकर कीर्ति सिंह ने तुरंत पूरी जांच शुरू कर दी। उन्होंने थाने से रिपोर्ट की प्रतियां मंगवाईं, चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए और अंशिका द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो को मुख्य सबूत के रूप में केस फाइल में जोड़ा। देर रात तक कीर्ति सिंह ने सभी दस्तावेज तैयार करवाए और रिपोर्ट के साथ वीडियो क्लिप डीएम कार्यालय भेज दी। अगले ही दिन जब डीएम सर ने ये वीडियो और रिपोर्ट देखी तो उनके चेहरे पर भी गुस्से के साथ हैरानी झलक उठी। उन्होंने तुरंत आईपीएस कीर्ति सिंह से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी ली। सारे तथ्यों को समझने के बाद डीएम सर ने आदेश दिया कि इस घटना को सार्वजनिक रूप से रखा जाए, ताकि पूरे विभाग में एक संदेश जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं। इसी के साथ उन्होंने अगले दिन सुबह ही प्रेस मीटिंग बुलाई। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे प्रेस मीटिंग का वक्त तय था। बड़ा सा हॉल सामने, टेबल पर डीएम साहब, बगल में आईपीएस कीर्ति सिंह और पीछे कुछ अफसर बैठे थे। माहौल बहुत गंभीर था। हर किसी के चेहरे पर सन्नाटा और सख्ती दोनों झलक रहे थे। नेहा अपने दादा दादी के साथ हॉल में बैठी थी। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे प्रेस मीटिंग का वक्त तय था। बड़ा सा हॉल सामने, टेबल पर डीएम साहब, बगल में आईपीएस कीर्ति सिंह और पीछे कुछ अफसर बैठे थे। माहौल बहुत गंभीर था। हर किसी के चेहरे पर सन्नाटा और सख्ती दोनों झलक रहे थे। नेहा अपने दादा दादी के साथ हॉल में बैठी थी। उनकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन नेहा के चेहरे पर अब डर नहीं, बस एक सख्त इरादा था। वो जानती थी कि आज इंसाफ होगा। डीएम साहब ने फाइल खोली और बोले, जो घटना नेहा सिंह के दादा दादी के साथ हुई उसकी पूरी जांच की गई है। सारे सबूत, वीडियो और गवाही हमारे पास मौजूद हैं। आईपीएस कीर्ति सिंह, आप बताइए क्या रिपोर्ट आई है? कीर्ति सिंह ने खड़े होकर कहा, सर, जांच के दौरान ये साफ साबित हुआ है कि इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ ने न सिर्फ बुजुर्गों के साथ मारपीट की, बल्कि रिपोर्ट लिखने से भी इनकार किया और रिश्वत मांगी। हमारे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान मौजूद हैं। ऐसे व्यक्ति को वर्दी पहनने का कोई हक नहीं। हॉल में सन्नाटा छा गया। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी चुन्नी से चुपके से आंसू पोंछे। रमेश भी सिर झुकाकर बैठे थे, पर अंदर ही अंदर मन कह रहा था कि आज सच्चाई जीतेगी। डीएम साहब ने थोड़ी देर तक फाइल देखी, फिर सख्त आवाज में बोले, इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इतना सुनते ही हॉल में हलचल मच गई। 2 पुलिस वाले दरवाजे 2 के पास खड़े थे।
उन्होंने तुरंत जाकर इंस्पेक्टर को अंदर बुलाया। कुछ ही मिनट में रविंद्रनाथ अंदर आया। अब उसके चेहरे पर वही घमंड नहीं था जो कभी आम लोगों पर चिल्लाते वक्त हुआ करता था। वो झुका हुआ था, डर से पसीना बह रहा था। डीएम ने कहा, तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत हैं। तुमने बुजुर्गों पर हाथ उठाया, रिश्वत मांगी और अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया। अब कानून तुम्हें सजा देगा। रविंद्रनाथ घबराई आवाज में बोला, सर, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। डीएम ने सख्त लहजे में कहा, कानून में माफी नहीं होती इंस्पेक्टर, वहां सजा होती है। आईपीएस कीर्ति सिंह ने इशारा किया और पुलिस कर्मियों ने रविंद्रनाथ के हाथों में हथकड़ी डाल दी। वो नीचे सिर झुकाए खड़ा रह गया। नेहा के दिल में जो दर्द, गुस्सा और अपमान का तूफान कई दिनों से चल रहा था, वो सब एक झटके में बाहर निकला। उसकी आंखों में अब सुकून था। दादी रोते हुए बोली, बेटी अब चैन मिला, हमारी इज्जत वापस मिल गई। नेहा ने दादी का हाथ थाम लिया और बोली, दादी ये सजा सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो डर के मारे चुप रह जाता है। डीएम साहब ने नेहा की तरफ देखकर कहा, देश को तुम्हारे जैसे बेटियों पर गर्व है जिन्होंने अपने दादा दादी के लिए लड़ाई लड़ी और न्याय दिलाया। अगर हमारे हर नागरिक में ऐसा हौसला हो तो कोई भ्रष्ट इंसान सिर नहीं उठा पाएगा। हॉल में सब खामोश थे, लेकिन उस खामोशी में एक सुकून था, सच्चाई की जीत का सुकून। इंस्पेक्टर को पुलिस वैन में बिठाया गया और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया। नेहा के दादा दादी की आंखों में अब गर्व था और नेहा की आंखों में सिर्फ एक बात, न्याय कभी देर से मिलता है मगर मिलता जरूर है। नेहा ने कीर्ति सिंह और डीएम साहब को सलाम किया और बोली, थैंक यू सर, आपने सिर्फ हमारे दादा दादी का नहीं, इस वर्दी की इज्जत भी बचाई है। डीएम मुस्कुराए और बोले, हम सब एक ही वर्दी के सिपाही हैं नेहा, फर्क बस काम करने के तरीके का है। नेहा की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उस नमी में गर्व झलक रहा था। वो अपने दादा दादी के साथ हॉल से बाहर निकली, आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, दादा दादी, अब कोई तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा जब तक मैं जिंदा हूं। दोस्तों, हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए ताकि आगे कोई भी जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे। अगर हम इस तरह चुप रहेंगे तो लोग हमें दबाते रहेंगे। इसलिए अपने हक के लिए